चलिए गाइस, इस वीडियो में देखते हैं हम जो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो आपका चैप्टर है ना, उसके इंटेक्स क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं हम सारे इंटेक्स क्वेश्चन। देखो ध्यान रखना, बोर्ड्स में आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ना, इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरा पेपर उसी में से बनता है, ध्यान रखना। ये ज्यादा एक्स्ट्रा इधर उधर की चीजें पढ़ने के चक्कर में ये ना हो कि आप एनसीईआरटी क्वेश्चन ना करो। एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर करना, मैंने करवा भी रखे और यहाँ पर दोबारा भी देख लो। बाकी किसी भी टॉपिक पे आपको कोई भी दिक्कत हो, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन किसी भी चैप्टर के, तो प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढना, सब पढ़ा रखा है, ठीक है। और क्या, बस करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करना है। तो बस कुछ नहीं, जैसे आपका कॉनकेव मिरर है ना, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है वो पूछ रहा है बेसिकली। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है ना, यहाँ पर आपका होता है ये फोकस है, ठीक है, ये पोल है। तो जितनी भी लाइन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है वाली, ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो जितनी भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे पैरेलल जाती है ना, ऐसे पैरेलल जाती है, वो इस मिरर से टकरा के, ऐसे मिरर से टकरा के यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस पे मिल जाती है। तो ये है प्रिंसिपल फोकस, समझ गए ना। जितनी भी लाइन है, ये क्या है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है प्रिंसिपल फोकस, बोल लो उसको फोकस। और ये जो डिस्टेंस है ना, फोकस और ये पोल ऑफ कर्व, पोल के बीच में, मिरर का जो बीच का सेंटर है ना, पोल, इसके बीच में जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ये सब टर्मिनोलॉजी की वीडियो मैं आपको बता चुका हूँ, देख लेना प्लेस में जाकर। तो ये सब चीजें हैं। तो होता क्या है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट जाती है तो ऐसे टकराएगी और फिर रिफ्लेक्ट होकर ऐसे फोकल लेंथ से पास थ्रू होगी। तो अगर दूसरी रे ऐसे जाएगी तो फोकल लेंथ से पास होगी, तो यहाँ पर जाके कहीं मीट होगी। तो ये है प्रिंसिपल फोकस, कि जब भी कोई प्रिंसिपल एक्सिस से लाइन पैरेलल जाती है तो टकरा के प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो हमें दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, आर लिख लो, आर की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर। स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है, स्फेरिकल मिरर होता है ना आपका, कोई सा भी स्फेरिकल मिरर है, उसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसकी 20 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ पूछ रहा है, तो फोकल लेंथ बस आप ध्यान रखो हमेशा, फोकल लेंथ जो होता है ना वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो यार रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, तो फोकल लेंथ आपकी 10 होगी। आप इसको फॉर्मूला मान लो चाहे से, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2, ठीक। उसको आप ऐसा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। समझ आ रही है बात, कंफ्यूजन तो नहीं है। तब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन टाइम नहीं मिस करेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड enlarged image of an object. Name a mirror that can give an erect and enlarged image of an object. तो होता क्या है, आपका जो कॉनकेव मिरर होता है ना, कॉनकेव मिरर, ये फोकस है मान लो, जो आपका, मान लो यहाँ पर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, हाँ? ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो इस ऑब्जेक्ट से ऐसे ये लाइन, रे ऑफ लाइट निकली, टकराई और रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चली गई। फिर मान लो यहाँ पर आपका कोई ये है, ठीक है, और अगर दूसरी रे उसी ऑब्जेक्ट से निकली, मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे गुजरी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरी और रिफ्लेक्ट होकर वापस वहीं से गुजर गई, तो आपकी इमेज का बनी, यहाँ बनी इमेज, जहां पर दोनों लाइनें, दोनों रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर मीट हुई, वहां इमेज बनी। तो ये आपकी इमेज बन गई। तो ऑब्जेक्ट ये रहा, इमेज ये रही, तो ऑब्जेक्ट से इमेज आपकी बन गई। अब जनरली क्या होता है, पूछ रहा है कौन सा मिरर है जो इरेक्ट इमेज बनाता है, तो इमेज इरेक्ट ही है यहाँ पर, कॉनकेव मिरर में इमेज इरेक्ट बन गई। और ऑब्जेक्ट की एनलार्ज्ड इमेज बनाता है ज्यादातर केस में, कौन सा, ज्यादातर केस में आपकी एनलार्ज इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर। ये आपको याद रहना चाहिए हमेशा के लिए कि कॉनकेव मिरर में इरेक्ट इमेज बनती है और इनरोल्ड इमेज बनती है। तो इसका आंसर है कॉनकेव मिरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है वो क्यों हम प्रेफर करते हैं, जो हमारी व्हीकल्स वगैरह होता है ना, उसमें जो रियर व्यू मिरर होता है ना, पीछे देखने वाला जो मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो क्यों होता है वो कॉन्वेक्स मिरर, तो देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि कॉन्वेक्स मिरर जो है ना, कॉन्वेक्स मिरर वैसा होता है, आपको पता है ना कॉन्वेक्स मिरर ऐसा, ये कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है ना, वो आपकी जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो वाइड व्यू इमेज बनती है, वाइड व्यू इमेज। मतलब
बड़ा एरिया दिखता है, तो इसीलिए ड्राइवर जब आपको ड्राइव कर रहा होता है तो जब पीछे मिरर में दिखता है तो उसको वाइडर एरिया दिखता है, ज्यादा एरिया दिख जाता है छोटे मिरर में, तो वो कॉन्वेक्स मिरर में ही पॉसिबल। फिर समझ लो ना, वाइडर व्यू, वाइडर व्यू मतलब चौड़ी पूरी सड़क दिखेगी, पीछे का पूरा एरिया दिखेगा, तो वो अच्छे से ड्राइवर जज कर पाता है कि व्हीकल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वाइडर व्यू जो दिखता है वो कॉन्वेक्स मिरर में दिखता है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। और दूसरी बात ये है, समझ रहे हो, तो वाइडर व्यू मिलता है और फुल साइज वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज, फुल साइज वर्चुअल इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर में, तो इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात क्या कि वाइडर व्यू मिल जाता है ड्राइवर को, और इमेज जो बनती है वर्चुअल इमेज बनती है और फुल साइज बनती है। तो यहां लिख देते हैं क्या क्या होता है, फुल साइज डिमिनिश्ड, फुल साइज डिमिनिश्ड इमेज, वाइडर व्यू फील्ड, इन रीजन की वजह से कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर whose radius of curvature is 32. Focal length of a convex mirror whose radius of curvature is 32. तो एक तरह से क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। मैंने अभी आपको बताया कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो मतलब फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर दे रखा है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। तो यहाँ पर क्या होगा, फोकल लेंथ की वैल्यू 32/2 काट के 16 सेंटीमीटर, ये आंसर है। ठीक है, तो इजी था, पता नहीं रिपीट क्यों कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखो, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड यानी कि इनलार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो देखो सबसे पहले इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए मैग्निफिकेशन का। तो मैग्निफिकेशन के ना 2 फॉर्मूले होते हैं, मैग्निफिकेशन के कॉनकेव मिरर के केस में 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस हाइट ऑफ इमेज, मतलब इमेज की हाइट अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पहला फॉर्मूला हो गया, मतलब इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट और अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। दूसरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का होता है जो होता है माइनस v अपॉन यू, माइनस v। तो माइनस v मतलब ये v मतलब इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v मतलब इमेज डिस्टेंस, अगर आपको साइन कन्वेंशन समझ नहीं आ रही है ना प्लस माइनस का साइन, तो वीडियो देख लेना, मैंने बना रखी है। ये इमेज डिस्टेंस होता है और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस आपका नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है कॉनकेव मिरर में, हमेशा रियल इमेज बनती है और रियल इमेज हमेशा नेगेटिव होती है, इसलिए इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है। ठीक है, समझ लो ना। तो ये आपके 2 फॉर्मूले होते हैं आपके मैग्निफिकेशन, तो इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने m की वैल्यू दे दी 3 टाइम्स है, तो m की वैल्यू हो गई -3, और -3 मैंने आपको बताया रियल इमेज है तो नेगेटिव होगी, इसलिए -3 ले लिया। और हमसे पूछ रहा है इमेज ऑफ एन रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसने दे दिया 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर मतलब नेगेटिव, तो u की वैल्यू होगी -10 सेंटीमीटर। जो भी चीजें इन फ्रंट ऑफ मिरर होती है ना वो नेगेटिव में होती है, तो इन फ्रंट ऑफ मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -10 सेंटीमीटर। और हमें क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है इमेज कहाँ लोकेटेड है, तो बेसिकली इमेज डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, तो v की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो बस अब आप बताओ कौन से फॉर्मूले में डालोगे, इस वाले फॉर्मूले में डाल दो, इस वाले फॉर्मूले में डाल दो, इस वाले फॉर्मूले में डालोगे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो डाल दो इस वाले फॉर्मूले में। तो मैग्निफिकेशन या मैं ब्लू कलर से सॉल्व कर रहा हूँ, -3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ये देख लो माइनस, और इमेज डिस्टेंस हमें हमारी क्या आएगी, इमेज डिस्टेंस हमारी नेगेटिव आएगी, तो माइनस ऑफ माइनस वी, सॉरी फॉर्मूला हमारा -v अपॉन u हमारा -10, तो माइनस से माइनस कट गया और v की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर में सब कुछ चल रहा है। तो ये जो इमेज कहाँ गई, ये इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है
-30 सेंटीमीटर, मतलब माइनस यानी कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब ऐसा कॉनकेव मिरर ना, तो कॉनकेव मिरर की यहीं कहीं इमेज भी बनेगी और यहीं कहीं ऑब्जेक्ट भी था। जो ये पूरा एरिया होता है ना, नेगेटिव होता है। कन्वेंशन की वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, साइन कन्वेंशन। तो इसका आंसर है -30 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले से हमने निकाला। ठीक है, नेक्स्ट देख लो इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, मतलब टेढ़ी होके पानी के अंदर घुसती है। अगर कोई लाइट है वो हवा में घुसी फिर पानी में एकदम टेढ़ी हो गई, ऑब्लिक हो गई, तो हमसे पूछ रहा है कि क्या जो लाइट रे है वो नॉर्मल की तरफ गई या अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई और वाई। तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। जब भी लाइट रे की बात हो रही है ना, जब भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो कैसे बैंड होती है, रेयरर से डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जैसे डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, ये याद रख लोगे तो ये याद रख लो बस। जब भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होती है, और डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। तो यहाँ पर एयर से वाटर में जा रही है, तो एयर क्या है, एयर रेयरर मीडियम है और वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है। तो रेयर से डेंसर जा रही है यानी कि नॉर्मल की टुवर्ड्स बेंड होती है, इसीलिए वो ऑब्लिकली टेढ़ी दिखती है। समझ आ गया, बस ये कॉन्सेप्ट है इसका। नेक्स्ट देख लो, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। तो लाइट जो है, जो आपकी लाइट है वो कहां से कहां जा रही है, एयर से ग्लास की तरफ जा रही है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है। तो ऐसे लिखो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर से ग्लास लाइट जा रही है और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1.50। ठीक, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो वी जी पूछ रहा है कि वी स्पीड ऑफ लाइट ऑफ द ग्लास, ये पूछ रहा है। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी एयर, वैक्यूम यानी कि एयर की स्पीड दे रखी है, तो वी ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये तीन चीजें दे रखी है। अब आपको पता है ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है एयर से ग्लास, ये बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर ये वाला, अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, लाइट इन ग्लास। ये फॉर्मूला होता है किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा हो ना, जैसे एयर से ग्लास है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। इस बार हमें क्या पूछ रहा है, हमसे ही पूछा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, तो बस वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं इसकी जगह 1.50 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास ये हमें निकालनी है, तो इसको एज इट इज लिख दिया। बस अब इसको सॉल्व करके आप ये नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हो। तो बस इसको सॉल्व कर दो, तो मैथमेटिकल काम है, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये वी जी इधर चला गया, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ये हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.50, जो कि 1.5 भी लिख सकते। तो ये 2 टाइम जाएगा, आधा है ना ये, 1.5 को डबल करेंगे तो 3 हो जाता है, तो ये 2 टाइम्स चला गया। तो आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास आ गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आंसर भी आपका पूछा ना, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ आ गया ना। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 है इन टेक्स्ट का, वो आप ऐसा होमवर्क करो। अगर आपको कोई दिक्कत है उसमें तो मुझसे पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे मैंने आई थिंक प्रीवियसली जो शॉर्ट्स वगैरह वाली वीडियोस में कर रखा होगा, वो ढूंढ लेना, प्लेलिस्ट में करा रखा होगा मैंने। लेकिन अभी अगर इसमें आपको होगा नहीं तो आप दोबारा करवा दूंगा, वैसे मैं करवा चुका हूँ, पर यहाँ पर आप इसको होमवर्क मान के चलो। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, कर लेना, नहीं करना जरूर, छोड़ना मत कुछ भी। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यू आर गिवन कैरोसिन, आपको कैरोसिन दिया हुआ है, कैरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर, ये चीजें आपको दे रखी है। इन विच ऑफ दिस डज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। तो क्या रखी है, कैरोसिन दे रखा है आपको, टर्पेंटाइन दे रखा है और वाटर दे रखा है। तो इनमें से किस में जो लाइट है वो सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी। तो देखो सबसे पहले आपको इन सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आइडिया होना चाहिए। जैसे कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.44, टर्पेंटाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मैं टी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, 1.47,
और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डब्ल्यू लिखना शॉर्ट में 1.33। ठीक है, तीनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बता दिया। अब आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो लाइट है ना वो उसमें ट्रैवल सबसे ज्यादा फास्ट करती है जिसके अंदर लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फास्ट ट्रैवल, याद रखना है कॉन्सेप्ट। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोएस्ट होता है, लोएस्ट, उसमें लाइट फास्टली ट्रैवल करेगी। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर सबसे लोएस्ट किसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? वाटर का। तो पूछ रहा है किसमें? तो वाटर में। इसका आंसर है वाटर। तो आपको कॉन्सेप्ट क्या सीखना है यहाँ पर कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोएस्ट होता है उसमें लाइट फास्ट ट्रैवल करती है। या फिर इसको दूसरी तरीके से बोल लो कि जिस मीडियम में ऑप्टिकल डेंसिटी मिनिमम होती है। तो लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब मिनिमम ऑप्टिकल डेंसिटी, मिनिमम ऑप्टिकल डेंसिटी। तो वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा मिनिमम होती है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर होता है, तो इसलिए वहां पर लाइट सबसे फास्ट ट्रेवल करती है। ठीक है, याद रहेगा कॉन्सेप्ट, तो याद रख लेना। लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर आप बोलो मिनिमम ऑप्टिकल डेंसिटी जिसकी होती है उसमें लाइट फास्ट ट्रेवल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। तो हमें ये डायमंड है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 2.42। मैं ऐसे लिख देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना दे रखा है हमें? 2.42। अब ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.42 है, ये पूछ रहा है इसका मतलब क्या है? तो हमेशा ध्यान रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, जैसे इस केस में हमें डायमंड का दे रखा है, वो किसी भी मीडियम को, किसी भी चीज का हो सकता है, वाटर का, टर्पेंटाइन का, कैरोसिन का, ग्लास का। तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली ये बताता है कि जब भी लाइट जब किसी एक मीडियम से, तो एक मीडियम है, मीडियम 1 नाम दे दो उसका, और ये मीडियम 2, किसी, ये मीडियम 1 है ना, और ये मीडियम 2 है। तो लाइट जब जाती है, लाइट जब ट्रेवल करती है मीडियम 1 से मीडियम 2 में, तो इसको ऐसे समझो, मैं नॉर्मल बना के दिखाता हूँ। जैसे ये आपका मान लो ये ऊपर वाला है मीडियम 1 है ना, और ये है मीडियम 2, समझ लो इसको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। और ये आपकी है नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन होती है ना, नॉर्मल लाइन, इसको एन देते हैं। मान लो लाइट आपकी मीडियम 1 से मीडियम 2 ट्रेवल कर रही है, तो अगर मान लो मैंने आपको कौन सा समझाया था ना कि अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होती है लाइट, और डेंसर से रेयर मीडियम जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये याद रखो, ये सारी चीजें, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है तो नॉर्मली जो नॉर्मल लाइन है इसकी टुवर्ड बैंड हो जाती है, इसकी तरफ झुक जाती है, और अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो इस नॉर्मल लाइन से दूर चली जाती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली वही बताता है कि लाइट कितनी बाइंड हुई जब भी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है। मान लो ये लाइट ट्रेवल कर रही है, ऐसे ट्रेवल कर रही है, ट्रेवल कर रही है, अब ये या तो इससे दूर जाएगी, अब दूर कब जाएगी? जब अगर ये मीडियम 1 डेंसर होगा और ये रेयर होगा तो ऐसे दूर चल जाएगी, ऐसे दूर चली गई, देखो ये नॉर्मल लाइन से दूर चली गई। लेकिन अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही होगी तो टुवर्ड्स चली जाएगी। जैसे मान लो अभी पिंक से दिखा रहा हूँ, अब ये जैसे लाइट आ रही है, ये आ रही है, और ये ऐसे नॉर्मल की तरफ चली गई है ना, देख लो ना, फास्ट चली गई, ये आके और ऐसे नॉर्मल की तरफ चली गई। तो मतलब ये कितनी बैंड हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही बताता है आपको कि एक मीडियम से लाइट जब दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो कितनी बैंड हो रही है भाई, अवे बैंड टुवर्ड्स बैंड हो रही है, अवे बैंड हो रही है, तो ये ही बताता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्होंने दे रखा है 2.42। तो इसका मतलब ये बता रखा है कि डायमंड जो है, अब यहाँ पर सिर्फ डायमंड का दे रखा है, तो आप कहोगे यार दूसरा मीडियम तो दे नहीं रखा, तो दूसरा मीडियम जब नहीं दे रखा तो आप वैक्यूम लो, वैक्यूम। तो ये जो बताएगा, ये बताएगा कि जब आपकी लाइट है वो वैक्यूम और जब डायमंड में जा रही होगी तो उसका क्या बैंड होगा वो ये बता रखा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डायमंड बोल रखा है ना, सिर्फ डायमंड। तो आप वैक्यूम और डायमंड के कंपैरिजन में जो जितनी भी लाइट बैंड हुई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.4। समझ गए ना क्या स्टेटमेंट का मतलब? तो इसको वर्ड्स में आप ऐसे बोल सकते हो, द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, इसको ऐसे लिख सकते हो आप वर्ड में, ये स्टेटमेंट का मतलब, द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड is 1/2.42 times to the speed of light in vacuum. To the speed of light
इन वैक्यूम। ये है स्टेटमेंट का मतलब। ये जो स्टेटमेंट है ना, डायमंड का बता रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बेसिकली ये बता रखा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1/2.4 टाइम द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ डायमंड दे रखा है, तो वैक्यूम और डायमंड के बीच में जो कंपैरिजन है वो बता रहे हैं। ठीक है, तो समझ आएगा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूरा कॉन्सेप्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली वही बताता है कि लाइट जब एक मीडियम से किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कितनी बैंड होती है, वही बताता है। तो यहाँ पर डायमंड का बता रखा है, तो हम वैक्यूम से कंपेयर करके हम बताएंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इज डायमंड इज 1/2.4 टाइम द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है डिफाइन 1D ऑफ पावर ऑफ लेंस। डी मतलब होता है डायोप्टर, 1D ऑफ पावर ऑफ लेंस। डी है, इसका मतलब होता है डायोप्टर। डायोप्टर ये बेसिकली एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट ऑफ किसका? ऑफ पावर ऑफ लेंस। जो आपके लेंस होती है उसकी जो पावर निकालते हैं ना, उसका एसआई यूनिट है। मतलब जो हम पावर निकालते हैं तो उसका यूनिट जो होता है वो डायोप्टर में होता है। बस इतना ही है इसका। तो 1D मतलब 1 डायोप्टर अगर पावर ऑफ लेंस है तो इसका मतलब फोकल लेंथ 1 मीटर है। फोकल लेंथ 1 मीटर है। अब पूछ रहे फोकल लेंथ 1 मीटर क्यों है? क्योंकि पावर का जो फॉर्मूला होता है ना, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 फोकल लेंथ। ये फॉर्मूला होता है पावर निकालने का। तो अगर 1 डायोप्टर पावर आ रही है, यानी कि यहाँ पर 1 आ रहा है, तो यहाँ पर फोकल लेंथ 1 मीटर ही होगी, तभी तो 1/1 कट के 1 ही आएगा पावर। समझ रहे ना? नहीं समझे? देखो दोबारा से, पावर का फॉर्मूला होता है 1 फोकल लेंथ। ठीक है, ये पावर का फॉर्मूला हमें कह रहा है कि 1 डायोप्टर को डिफाइन करो। तो 1 डायोप्टर यानी कि ये पावर हमारा क्या आया? 1 आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर 1 आने के लिए ये फोकल लेंथ यहाँ पर 1 ही तो होना चाहिए, तभी तो ये फोकल लेंथ जब 1 होगा तो 1/1 ये 1 बराबर आ जाएगा, तभी तो 1 आएगा। तो यानी कि 1 डायोप्टर मतलब द फोकल लेंथ इज 1 मीटर एंड इट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। बस इतना इसमें आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सेंटेक्स्ट का। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पढ़ो जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन? A convex lens form a real and inverted image of needle। एक नीडल की रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाई। रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाई किसने? कॉन्वेक्स लेंस ने। तो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, उसने रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाई। ठीक है जी। दूसरी बात क्या कह रहा है? इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो नीडल की जो इमेज बनी वो 50 सेंटीमीटर। अब आपको देखो, मैं साइन कन्वेंशन, मैं आपको रिकमेंड करूंगा साइन कन्वेंशन वाली आप वीडियो देख लो मेरी जाके। साइन कन्वेंशन वीडियोस मैंने बना रखे कि भाई कैसे कैसे आप साइन लोगे, इमेज डिस्टेंस का साइन प्लस माइनस लोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन प्लस माइनस कैसे लोगे, इस सब मैंने आपको बता रखा है। तो इसमें आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो ढूंढना साइन कन्वेंशन वाली। लेकिन यहाँ पे आप समझो साइन कन्वेंशन उसकी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे 2 एक्सिस की होती है ना, ऐसे। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर साइन कन्वेंशन समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारी ये देखो वाई एक्सिस होती है ना, ये एक्स आपकी एक्स एक्सिस होती है। तो हमारी जो भी ये वाली वाई के ऊपर ऊपर वाली चीजें सारी पॉजिटिव होती है, ऐसी एक्स के राइट वाली सारी चीजें पॉजिटिव होती है, और वाई के नीचे वाली चीज सारी नेगेटिव होती है, ये पिंक वाली सारी, और एक्स के लेफ्ट साइड वाली एक्सिस में सारी चीजें नेगेटिव होती है। तो सेम इसी तरह से आपके कन्वेंशन लेंस में भी चलता है। लेंस में भी इसी तरह से चलता है, राइट में सारे पॉजिटिव, लेफ्ट में सारी चीजें नेगेटिव, और ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। जैसे अपना एक्सिस में चलता है वैसे ही आपका लेंस में भी साइन कन्वेंशन। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, तो कॉन्वेक्स लेंस आपका ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, ये एक्सिस है ना। तो इसको कॉन्वेक्स लेंस को, इसको आप एक्स एक्सिस मानो, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस हम खींचते हैं इसको ऐसे, सॉरी, इसको लेंस को आप वाई एक्सिस मानो और इसको एक्स एक्सिस मानो। तो जितनी भी चीजें यहाँ साइड में आती है वो सारी नेगेटिव होगी, और जो यहाँ आती है वो सारी पॉजिटिव होगी एक्स एक्सिस के रेफरेंस में, अगर हम देखें प्रिंसिपल एक्सिस के रेफरेंस में। तो साइन कन्वेंशन मैं समझा रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन पे हम अभी आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ साइन कन्वेंशन समझा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पर कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस है, उसमें इमेज बनी रियल और इन्वर्टेड। तो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कहाँ बनती है? इस साइड बनती है इमेज। तो और इमेज डिस्टेंस दे रखा 50 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब पॉजिटिव होगा 50 सेंटीमीटर। तो ये पॉजिटिव साइन के लिए मैंने आपको साइन कन्वेंशन समझाया कि पॉजिटिव साइन क्यों दिया मैंने, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में इमेज इस साइड बनती है, इस साइड बनती है। तो इस साइड मतलब एक्स एक्सिस के राइट साइड में बन रही है, तो इसलिए पॉजिटिव का साइन। तो हमें इमेज डिस्टेंस दे रखा 50 सेंटीमीटर, तो मैंने लिख दिया प्लस 50 सेंटीमीटर। ये प्लस का साइन मैंने आपको एक्सप्लेन किया साइन कन्वेंशन से। अब आगे पढ़ते हैं। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस? तो कॉन्वेक्स लेंस के इधर ऑब्जेक्ट पड़ा होगा आपका, ऑब्जेक्ट आपका कॉन्वेक्स लेंस के सामने पड़ा हुआ होगा। तो मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्ट
कह रहा है वेयर इज द नीडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज है वो साइज, जो भी ऑब्जेक्ट का साइज है उसके इक्वल बनेगी। तो आपकी जो यू है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो आपके इन फ्रंट ऑफ द मिरर पड़ी, यानी कि इस साइड पड़ी, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका नेगेटिव आएगा। मैंने बोला ना, इस साइड वाले सारे नेगेटिव, इस साइड वाले ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर इसने बता दिया कि जो इमेज, जो ऑब्जेक्ट है आपका नीडल है ना ऑब्जेक्ट, वो कहाँ पड़ा हुआ है, मिरर के सामने। तो ये मिरर वाला, मिरर के सामने तो यहीं पर ही, यानी कि नेगेटिव आएगा। ठीक है। इफ द इमेज इज इक्वल, इमेज जो है वो इक्वल है और एकदम जो ऑब्जेक्ट का साइज है ना उसी साइज की आपकी इमेज आ रही है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसी साइज की आपकी इमेज आएगी। ये आपको उसने बता दिया। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब देखो आप सुनते जाइए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन से अगर आप सुनो तो। ठीक है। तो अब इसने क्या बोला था, जो इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही है, यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो रही है -1। सेम इक्वल साइज की बन रही है, जो इमेज बन रही है वो इक्वल साइज की बन रही है ऑब्जेक्ट के, लेकिन इन्वर्टेड है, तो मैग्निफिकेशन हो गया -1। हमें पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द नीडल, ऑब्जेक्ट क्या नीडल है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमारे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हमें मैग्निफिकेशन पता है -1, क्योंकि इमेज जो बन रही है वो इक्वल साइज की और इन्वर्टेड बन रही है, यानी कि -1 है। तो बस हम यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं -1 मैग्निफिकेशन की जगह। इमेज डिस्टेंस अभी हमने निकाली +50 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें निकालना है। ध्यान रखना, हमने पहली जज कर लिया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि ज्यादातर केस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका यहीं पर ही होगा। ज्यादातर केस में क्या यहीं पर ही होगा, ऑब्जेक्ट इस साइड में होगा, एक्स एक्सिस के लेफ्ट में, तो भी नेगेटिव ही आएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो वैसे भी नेगेटिव आ ही जाएगा। आप देखो यहाँ से कैलकुलेट करोगे यू की वैल्यू, तो यू उधर जाएगा और +50 -1 यानी कि -50 सेंटीमीटर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यू की वैल्यू आ गई -50 सेंटीमीटर। तो हमें वी की वैल्यू मिल गई +50 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू मिल गई -50 सेंटीमीटर, और एन की वैल्यू तो -1 क्वेश्चन में दे रखी थी, क्योंकि बता रखा था इमेज इन्वर्टेड है और इक्वल साइज की है, तो -1 होता है मैग्निफिकेशन। ठीक है। तो हमने ये पूरा जो ये वाला पार्ट था, वेयर इज द नीडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो ये रहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -50 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट हमने खत्म कर दिया। अब कह रहा है ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ अ लेंस, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ अ लेंस। अब ध्यान रखना, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/फोकल लेंथ। तो पावर फाइंड करने के लिए बोल रहा है ना ऑल्सो फाइंड द पावर, तो पावर फाइंड करने के लिए हमें फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। पावर फाइंड करने के लिए फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। अब फोकल लेंथ निकालने के लिए हमें चाहिए होगा लेंस फॉर्मूला। देखो हो गया ना, कितनी सारी चीजें आपकी इसमें क्लियर हो रही है। तो हमने देखो, मैं यहाँ पर आपको जो जो चीजें हमें पता है वो निकाल लेता हूँ। तो हमें पता है इमेज डिस्टेंस +50 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी हमने निकाला -50 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन -1 था, क्योंकि रियल इमेज है, वो सॉरी इन्वर्टेड इमेज है और इक्वल साइज की। तो हमें बी की वैल्यू पता है, यू की वैल्यू पता है। अब हम निकाल रहे हैं पावर ऑफ अ लेंस। हमें क्वेश्चन में पूछा है ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ अ लेंस। तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। तो उसके लिए हमें पहले फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो फोकल लेंथ हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग, फोकल लेंथ निकालेंगे हम कैसे, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो देख रहे हो आप, इसमें आपका लेंस फॉर्मूला भी रिवाइज हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ना, सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो रहे हैं। लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 1/फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v -1/u। ये आपका फोकल लेंथ लेंस फॉर्मूले का लेंस फॉर्मूला है। तो बस इसमें वैल्यू पुट करो, 1/फोकल लेंथ हमें निकालना है, तो एज इट इज 1/v यानी कि इमेज डिस्टेंस +50 -1/u नहीं है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये माइनस तो फॉर्मूले में ही है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में माइनस है, तो 1/-50। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो, बस इसको सॉल्व करो, तो 1/50 कुछ नहीं लिखा, प्लस को कुछ नहीं लिखा होता तो प्लस ही मानते हैं। ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस मिलके आपके प्लस ही हो जाएंगे। 1/50 + 1/50। अब इसको सॉल्व कर दो, बस मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। 50 एलसीएम लिया, 2 हो गया, तो 1/25। तो 1/f की वैल्यू आ गई 1/25, और f की वैल्यू क्या आ गई, जल्दी बताओ, 25 सेंटीमीटर। तो सारी चीजें आपकी सेंटीमीटर में चल रही है, क्योंकि इमेज डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में था। तो फोकल लेंथ आपकी आ गई 25 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, पावर ऑफ अ लेंस निकालने के लिए। अब ध्यान रखना, पावर ऑफ अ लेंस में ये कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखना, इसमें बच्चे गलती करते हैं। पावर ऑफ अ लेंस निकालने में फॉर्मूला तो है 1/फोकल लेंथ, लेकिन ये जो फोकल लेंथ होती है ना, ये होती है इन मीटर्स में निकालनी होती है फोकल लेंथ, तभी पावर डायोप्टर में आता है। मैंने आपको भी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया ना, पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। तो फोकल लेंथ को हमें मीटर में लिखना होता है फॉर्मूले में। तो हमारे तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, तो कोई इसको मीटर में कर देते हैं। जब सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं।
तो सेंटीमीटर से मीटर में करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो फोकल लेंथ को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 25/100 होता है 0.25। तो अब ये मीटर में आ गया, फोकल लेंथ हमारा मीटर में आ गया ना 0.25 मीटर। तो बस अब हमारा पावर आ जाएगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला में फोकल यही होता है, और हमें अपनी फोकल लेंथ मिल गई लेंस फॉर्मूले से। तो बस अब हम पावर निकाल लेंगे, तो पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ इन मीटर। ध्यान रखना हमेशा पावर के फॉर्मूले फोकल लेंथ मीटर में होती है, तो हमने मीटर में निकाली 1/0.25। बस इसको सॉल्व कर दो, तो पावर इज इक्वल टू, ये डेसिमल हटाओ तो 24, डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 4 टाइम्स मिल जाएगा, तो पावर आ गई 4। और पावर की यूनिट मैंने आपको क्या बताई, तो आपका आंसर आ गया 4 डायोप्टर। ठीक है, तो पावर निकाल दी 4 डायोप्टर हमने। तो ये था क्वेश्चन, थोड़ा लंबा था पर इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके आगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आएगा तो अच्छे वेटेज का आएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एंड टेक्स्ट का। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। फोकल लेंथ 2 मीटर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर, मीटर में भी दे रखी है फोकल लेंथ, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले में बेस आ गया। लेकिन देखो इसमें एक चीज, ये क्वेश्चन क्यों पूछा है जिसमें बच्चे गलती करते हैं वो मैं बताऊंगा। पहले पावर का फॉर्मूला देख लो। पावर का फॉर्मूला होता है 1 फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ किसमें होती है हमेशा, इन मीटर्स। ध्यान रखना हमेशा जब भी पावर के फॉर्मूले में ये जो फोकल लेंथ होती है मीटर्स में निकालनी पड़ती है। यहाँ तो दे रखा है मीटर, अगर सेंटीमीटर में होती तो 100 से डिवाइड करके इसको पहले मीटर में करते फिर इस फॉर्मूले में डालते। ठीक है, तो हम पावर का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, बस हमें फाइंड द पावर, ये फाइंड द पावर। पावर इज इक्वल टू 1 अपन फोकल लेंथ कितना है 2, तो 1/2 आप इसको डेसिमल में लिखोगे तो आपको 2 मीटर आएगा, तो डेसिमल में लिखोगे तो 0.50 डायोप्टर आप लिख सकते हो। तो आपका आगे 0.5 डायोप्टर, और आप आगे चल दोगे कि भैया आगे आंसर। अब यही आपका गलत हो जाएगा, यही आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा आप देखो, मैं बता सकता हूँ। वही मैं जो आपको बार बार समझाना चाह रहा था प्रीवियस क्वेश्चन में, साइन कन्वेंशन। ये वीडियो जरूर देखना आप ढूंढ के, साइन कन्वेंशन वाली मेरी प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ लेना। साइन कन्वेंशन में कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है ना। हमेशा ध्यान रखो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ यहाँ फोकस होता है, तो ये फोकल लेंथ है। और मैंने आपको अभी बताया कि ये इसको आप एक्स वाई एक्सिस की तरह लेंस को, सॉरी ये कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, तो मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, कॉन्केव लेंस की बात हो रही है। कॉन्केव लेंस में क्या होता है, कॉन्केव लेंस क्या होता है, ऐसा होता है कॉन्केव लेंस है ना। ऐसे कॉन्केव मिरर वो जो मैं बता रहा था ये वाला, उसमें भी फोकल लेंथ आपकी यहाँ होती है तो नेगेटिव ही होती है, ध्यान रखना। तो मैं वही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये आपका है ना कॉन्केव लेंस है, ये एक्सिस है। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो फोकल लेंथ होती है ना, फोकल लेंथ f1 और 2f1 जो भी आप बोल रहे हो, फोकल लेंथ हमेशा किस साइड है, ऐसे लेफ्ट साइड में। तो हमेशा फोकल लेंथ क्या होती है, हमेशा इसको याद ही कर लो आप, मैं याद ही करवा देता हूँ आपको। फोकल लेंथ इन कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज, हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज 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 क्या होती है, नेगेटिव। तो फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस पे हमेशा नेगेटिव होती है। साइन कन्वेंशन से भी आप देख लो, मैंने आपको बताया था इसको अगर आप ऐसे बाई एक्सिस मानो तो लेफ्ट साइड में जितनी भी चीजें हैं वो सारी नेगेटिव होती है, और राइट साइड में सारी पॉजिटिव होती है एक्स एक्सिस के। ये एक्स एक्सिस अगर आप मानो तो ये राइट साइड वाली सारी पॉजिटिव, राइट साइड वाली नेगेटिव, लेफ्ट साइड वाली नेगेटिव, और यहाँ पर फोकल लेंथ यहाँ पर होती है लेफ्ट में, तो यानी कि फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब क्या है, तो जब आप पावर के फॉर्मूले में ये जो फोकल लेंथ डाल रहे थे 2 मीटर, तो यहाँ पर ये माइनस में डालोगे आप, तो इसका मतलब ये आंसर भी आपका माइनस में आएगा। तो आपका आंसर आएगा -0.50 डायोप्टर। फिर माइनस का साइन बच्चे भूल जाते हैं, समझ रहे हो, तो साइन कन्वेंशन था आपका। अगर साइन कन्वेंशन आपको ठीक से याद नहीं हो रही तो ऐसे वर्ड्स में आप कर लो कि फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस की हमेशा नेगेटिव होती है, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये था आपका इंटेक्स क्वेश्चन इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन। और किसी भी टॉपिक पे आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लेलिस्ट में जाके देखो, मैंने सब टॉपिक पे अच्छे से वीडियो बना रखी है और पूरा पढ़ा रखा है, और दोबारा भी पढ़ाऊंगा। अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि दोबारा पढ़ाओ सर तो बता दिया करो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको अच्छे से देख लो। सारे क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे पेपर में, ये जो मैं करवा रहा हूँ, ये जो इंटेक्स एक्सरसाइज, इससे बाहर कुछ नहीं आना। शब्द बदल देंगे, वैल्यू बदल देंगे, पर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं बोर्ड्स में। तो ये सब अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से करो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।